तो दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर 8 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP। यूपीएससी में यहाँ से सवाल आ जाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट थीम का पार्ट है। ये वाला जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पे मेरे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम DPSP की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें ये पार्ट 4 के अंदर दिखाई देते हैं और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हमें DPSP देखने को मिलते हैं। और हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से DPSP को क्या किया है, बोरो किया है। हमने कई सारी चीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोरो की हैं, जैसे प्रियाम्बल, फंडामेंटल राइट्स हमने अपने USA से किए हैं। ऐसे ही DPSP हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। BR अम्बेडकर ने DPSP को नॉवेल फीचर्स कहा था और ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं और नॉन एनफोर्सिएबल होते हैं। नॉन जस्टिसेबल और नॉन एनफोर्सिएबल से समझने से पहले मैं आपको DPSP समझाता हूँ कि DPSP आखिर है क्या। आप नाम पढ़ने की कोशिश कीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जैसे कि आप किसी मूवी के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर एक डायरेक्टर होता है। वो क्या करता है, मूवी को डायरेक्ट करता है, निर्देशन करता है मूवी का कि एक्टर को कैसे डायलॉग बोलने चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, सीन कैसा होना चाहिए, सीन का सेटअप कैसा होना चाहिए। यानी पूरा निर्देशन क्या है, उसी का है। वही निर्देशन देगा, वही लोगों को ऑर्डर देगा कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यहाँ पे डायरेक्टिव यानी डायरेक्ट निर्देशन देने वाले प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर हम अपने देश के लिए कोई नीति बना रहे हैं, कोई पॉलिसी बना रहे हैं, यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। स्टेट का मतलब हम यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं, जबकि इसके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन समझने के लिए अभी के लिए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसके लिए, स्टेट पॉलिसी के लिए। अगर हमारे देश की जनता के लिए कोई कानून बना रहा है, हमारा देश, हमारे MP MLA कोई कानून बना रहे हैं, तो ये क्या करता है, डायरेक्शन देने का काम करता है, यानी निर्देशन देता है। एक बार फिर से मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का काम ये होता है, अगर हमारे देश के लिए कोई कानून बनाए जा रहे हैं तो फिर ये उनको निर्देशन देता है, उनको दिशा दिखाता है कि कानून इस तरीके से बनने हैं, है ना। जैसे गाड़ी के आगे हेडलाइट होती है, वो हमें रास्ता दिखाती है, ऐसे ही समझ लीजिए जब देश के लिए कानून बनेंगे तो ये गाइड करते हैं। बाकी सारी चीज़ें हम आगे चैप्टर में समझ लेंगे। अब नॉन जस्टिसेबल एंड नॉन एनफोर्सेबल का मतलब, देखिए जैसे आपका मैंने मौलिक अधिकार पढ़ाए थे, फंडामेंटल राइट्स, तो अगर उनका कभी हनन हुआ तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ से आपको न्याय मिल जाएगा। लेकिन इस केस में यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP बोलूँगा मैं शॉर्ट में, अगर DPSP का हनन हुआ है तो फिर आप डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते और ये नॉन एनफोर्सेबल हैं। देखिए क्या है, आइडियल्स हैं, ये आइडियाज़ हैं कि भविष्य में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इनको बना दिया गया है। जैसे हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि अभी ये चीज़ें डाउट में थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि उस समय लागू करना पॉसिबल नहीं थी, लेकिन उनको रख दिया गया है ना, कि स्टेट के लिए जब कानून बनाए जाएंगे तो उनको दिमाग में रख के बनाए जाएंगे। तो ये अभी के लिए नॉन एनफोर्सिएबल भी कहे जा सकते हैं, नॉन एनफोर्सिएबल है कि मतलब इनको लागू करना ज़रूरी नहीं है कि ये लागू ही हों, ठीक है, आसान भाषा में, कि ज़रूरी नहीं है कि भाई इनको स्टेट लागू ही करे, ठीक। नीड ऑफ DPSP, आखिर DPSP की ज़रूरत क्या है। जैसे कि मैंने आपको भी ऊपर समझाया कि DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कि स्टेट को गाइड करते हैं कि कैसे आपको कानून बनाना है, ठीक है। स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉज। कोई भी कानून लागू करना हो या कोई भी नीति बनानी हो तो इनको दिमाग में रख के बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रक्शंस के, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करी जाए तो ये तीन उसमें क्लासीफाई किए गए हैं। पहला कौन सा, सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल। देखिए वैसे तो UPSC यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आपको चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार चीज़ों डॉट कनेक्ट करके ही आंसर्स निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जान लेते हैं कौन से नए DPSP ऐड हुए हैं, हम अमेंडमेंट्स को जानेंगे और कौन से अमेंडमेंट से ये ऐड हुए। तो पहला है हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। देखिए 1976 वाला जो अमेंडमेंट था ना, 42nd अमेंडमेंट, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो इससे 4 नए DPSP ऐड हुए थे।
पहला कौन सा हमारा 39, दूसरा आर्टिकल 39A, उसके बाद हमारा अगला ऐड हुआ था 43A और 48A, है ना। तो मैं पेन ले लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, है ना, ये 39 में दिया हुआ है। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, यहाँ पे लीगल एड ऐड होना चाहिए था, यहाँ पे मिसिंग हो गया है, ठीक है। ये 39A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, पूछ लेता है यहाँ से क्वेश्चन। टू टेक सिक्योर दी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये वाला ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वर्कर्स होते हैं उनको भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, ये 43A में है। और वातावरण को प्रोटेक्ट इम्प्रूव करने की, है ना, जिम्मेदारी क्या है, स्टेट की जिम्मेदारी है, तो ये भी क्या है 48A के अंदर है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आता है हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो इसमें क्या इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज़ करने की बात करी गई थी, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ को मिनिमाइज़ करने की बात करी गई थी, ठीक है। 38 है, सबको मतलब समानता आनी चाहिए ना, सोशल जस्टिस मिलनी चाहिए, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। 86th अमेंडमेंट 2002, ये मैंने आपको बताया था, राइट टू एजुकेशन वाला जो था। इसमें क्या था 45 जो इसका DPSP का आर्टिकल था, वहाँ से राइट टू एजुकेशन को उठा के 21A को क्या करा गया था, एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। राइट टू एजुकेशन को क्या करा था, एक फंडामेंटल राइट बना दिया था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया था, तो बार बार रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है, एक बार वहाँ से आप देख लीजिएगा, वहाँ मैंने अच्छे से समझाया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम डिफरेंसेस देख लेते हैं फंडामेंटल राइट और DPSP में। यहाँ से आपको एक अच्छी क्लैरिटी आएगी और क्वेश्चन फंसते भी हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से। तो पहला क्या फंडामेंटल राइट में देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये नेगेटिव होते हैं कैरेक्टर में। अगर हम स्टेट के पर्सपेक्टिव से बात करें, अभी के लिए आप समझ लीजिए मोदी जी कानून बनाने वाले हैं, तो हम स्टेट अगर बात हो रही है तो हम मोदी जी की बात मान रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ बोला स्टेट तो समझ लीजिए मोदी जी। तो मोदी जी के सेंस में फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारे PM के पर्सपेक्टिव से फंडामेंटल राइट क्या है, नेगेटिव है। क्योंकि भाई फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, एक इंसान को बचाते हैं कि मोदी जी कोई मनमानी नहीं कर सकते कि कोई भी कानून बना दें और किसी के ऊपर थोप दें, है ना। मोदी जी कोई भी किसी को ऑर्डर दे दें और उससे काम करा लें या उसको कहीं भी बंद कर लें, तो उसको कौन बचा रहा है, उसको फंडामेंटल राइट बचा रहे हैं। तो मोदी जी के पर्सपेक्टिव से क्या ये नेगेटिव है। और वहीं देखी जाए बात अगर हमारी DPSP की, तो DPSP क्या, यहाँ पे हमारे मोदी जी को कानून बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। उनकी गाड़ी में हेडलाइट का जो काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, DPSP कर रहे हैं। वो जब इन चीज़ों को दिमाग में रखते हैं, यानी DPSP के आर्टिकल्स को दिमाग में रखते हैं, तभी तो कानून बनाते हैं। उन्हें पता रहता है कि इस तरीके से कानून बनने हैं, यानी कि हमें ध्यान रखना है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए, है ना। तो समझ सकते हैं आप चीज़ों को। दीज आर जस्टिसेबल, ये क्या होते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिसेबल होते हैं। अगर किसी ने आपकी मौलिक अधिकार का हनन कर दिया तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन इसके केस में ये नॉन जस्टिसेबल है। DPSP के केस में अगर किसी ने हनन कर दिया या आपको वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कराई गई प्रिविलेजेस, तो फिर आप कोर्ट नहीं जा सकते कि हमको ऐसा नहीं मिला, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिली, है ना। तो ये क्या है, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद दे एम एट एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो ये क्या चाहते थे, फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाते हैं अपने कंट्री के अंदर। और ये क्या करते हैं, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ के याद कर लीजिएगा, ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी कि हमारे देश के अंदर सब लोग क्या है, समान ही तो हैं, है ना, सबके अपने अपने अधिकार हैं, है ना। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और यहाँ पे क्या है, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, मतलब सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी। तो समझ रहे हैं, डेमोक्रेसी सबके पास अधिकार है ना, कोई भी एक आदमी किसी चीज़ पे बन के नहीं बैठा है, कई सारे लोगों का राज है, लोकतंत्र है। दीज हैव लीगल सैंक्शंस, इनके क्या है, लीगल सैंक्शंस हैं। अगर कोई किसी ने हनन कर दिया आपके फंडामेंटल राइट्स का, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो क्या है, लीगली इन्फोर्सेबल तो है, तो लीगल सैंक्शंस। और ये क्या है, एक मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस हैं। सपोज़ कीजिए मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर आपके दोस्त ने आपसे बोला कि कल सुबह मैं तुझे पिक करने आऊँगा, लेकिन वो नहीं आया, है ना, सीधा चला गया जहाँ जाना था, तुमको छोड़ के चला गया, तो भाई ये उसकी मॉरल ड्यूटी थी कि वो आपको लेने आता। लेकिन अगर वो लेने नहीं आया तो उसके लिए आप कोर्ट थोड़ी जा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपके दोस्त ने आपको एक कमरे में बंद करके रख लिया,
है ना। तो फिर उसके लिए कोर्ट जाया जा सकता है। अगर वो एक पब्लिक अथॉरिटी है और उसने आपको एक जगह बंद कर दिया तो फिर सीधे सीधे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। भाई मौलिक अधिकार है आपका देश में खुले घूमने का। खोले तो जानवर घूमते हैं वैसे। दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, हेंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक। देखिए मौलिक अधिकार क्या मेरे हैं, है ना, मेरे अधिकार हैं, आपके पास भी अधिकार हैं और आपके घर के लोगों के पास भी वो अधिकार है। इंडिविजुअलिस्टिक, सबके पास व्यक्तिगत उसके अधिकार हैं। लेकिन जो हमारा डीपीएसपी है वो वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी। जब मोदी जी कानून बनाएंगे तो कि क्या किसी एक आदमी के लिए कानून बनाएंगे, वो जनता के लिए कानून बनाएंगे, एक बड़े नंबर के लिए कानून बनाएंगे, है ना। तो आप समझ रहे हैं डीपीएसपी का मतलब क्या है। उसके बाद दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, दे आर ऑटोमेटिकली इन्वोर्स। देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो पहले से लागू है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से डिफाइंड है ना। अगर उनका कभी हनन हुआ या कोई दिक्कत परेशानी हुई तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप हाई कोर्ट जा सकते हो, है ना। और वो क्या है, लागू हैं पहले से। उनके लागू करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा या फिर कोई बिल पास करना पड़ेगा तब उनको लागू करा जाएगा। वो पहले से लागू हैं, बहुत समय से चल रहे हैं। और इसके केस में क्या है, आप एग्जाम्पल से समझिए 44 जो आर्टिकल है हमारा, जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, गोवा, उत्तराखंड, इन वाली जो स्टेट्स हैं उनमें ये लागू है। कैसे, उन्होंने क्या करा, वहाँ बिल पास किया, यूसीसी का बिल पास किया, तभी तो लागू कर पाए उसको। तो इनको लागू करने के लिए हमें एक लेजिस्लेशन पास करना पड़ता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, ये पहले से दे रखे हैं। उसके बाद आते हैं 7 पे, द कोर्ट आर बाउंड टू डिक्लेयर अ लॉ वायलेशन ऑफ एनी ऑफ फंडामेंटल राइट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड। सपोज कीजिए मोदी जी ने कोई कानून बनाया, लेकिन वो क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को कोई दिक्कत पहुंचा रहा है ना। तो फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा, जुडिशियल रिव्यू लेके उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन अगर मोदी जी ने कोई कानून बनाया, है ना, और उससे डीपीएसपी को कोई दिक्कत पहुंच रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड घोषित नहीं करेगा कि भाई डीपीएसपी को दिक्कत हो रही है, इसे नल एंड वॉइड घोषित करा जाए। तो इस केस में ऐसा नहीं होगा, समझ गए आप। तो भाई मोटे मोटे शब्दों में फंडामेंटल राइट्स की औकात बहुत ज़्यादा है और डीपीएसपी की कोई औकात ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, हमारे जो डीपीएसपी हैं वो कितने हैं, देखिए हमारे 36 से लेके 51 तक हमारे क्या हैं, डीपीएसपीज़ हैं। ये आपको इनका बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर आप इनको अच्छे से पढ़े हुए होंगे, मैं मानता हूँ ये सही सारे हैं, इसमें कुछ ही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पता आपको सारे होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। यूपीएससी थोड़ा सा पेपर ट्विस्ट करके बनाता है, आपको परेशान करने के लिए बनाता है थोड़ा सा। तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से कहाँ पे क्या चीज़ है। तो मैं आपको टिक लगवाऊंगा, वो वाले तो आप रट लीजिएगा, बकायों का आप आइडिया कर लीजिएगा। तो 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यहाँ पे नीचे जितनी जगह स्टेट बोला गया है उसकी डेफिनेशन पहले यहाँ पे आर्टिकल 36 में बता दी गई है, ठीक। उसके बाद 37 वाला एक बार पढ़ लीजिएगा। 30 मैं वैसे टिक लगाऊंगा, रुकिए मैं हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद अपना 38 जो है हमारा 38 आप पढ़ लीजिएगा। 39 सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी फॉलोड बाय, ठीक है। 39 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़िएगा। 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। देखिए सबको समान क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और समान न्याय के साथ साथ मानिए अगर आप न्यायपालिका जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, है ना, और एक दूसरा बंदा है उसका बहुत पैसे हैं, वो अच्छे से केस लड़ सकता है और सस्टेन कर सकता है। भाई आप जानते ही हैं जुडिशियल प्रोसेस कितना लंबा होता है। तो गरीब आदमी को क्या है, थोड़ा सा मदद मिलती है सरकार की तरफ से कि केस लड़ सके वो, है ना। तो ये क्या है, फ्री लीगल एड। उसके बाद 40 में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत बननी चाहिए, गांधी जी का मन था कि भाई बननी चाहिए। तो ये आर्टिकल 40 के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बार खुद से टिक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। PDF में आपको दूंगा ही, उसमें मार्क कर लीजिएगा। राइट टू वर्क एंड एजुकेशन टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। उसके बाद 42 प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमैनिक कंडीशन वर्कर्स एंड मैटरनिटी लीव। ये 42 वाला भी इंपॉर्टेंट है, मैं समझा भी देता हूँ। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमैनिक कंडीशन ऑफ वर्क। देखिए अगर कोई व्यक्ति कहीं पे काम कर रहा है तो उसको आप ह्यूमैनिक कंडीशंस यानी कि इंसान जैसी फैसिलिटीज़ तो मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो गंदा पानी पी रहा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी में काम कर रहा हो, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें एक इंसान काम कर सके, ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए वहाँ पे, है ना।
और मैटरनिटी लीव, जैसे कोई महिला काम कर रही है तो उसको मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। जैसे अगर वो प्रेग्नेंट है, उसको कोई मतलब उसके मतलब प्रेगनेंसी चल रही है तो उसको छुट्टी मिलती है ना, वो मैटरनिटी रिलीज होती है। उसके बाद 43 लिविंग वेज फॉर वर्क, ठीक। उसके बाद 43 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी समझाया, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन किसके अंदर, इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद 43 प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है। 43 ये चर्चा में रहा था इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, और ये 45 वाला तो मैंने आपको समझाया ही, जो 86th अमेंडमेंट था हमारा। तो ये क्या कहता था, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, ये जो एजुकेशन वाला मामला है वो खिचड़ी बना दिया, पता नहीं क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय खिचड़ी बना दिया है। देखिए जो आर्टिकल 21A है, फंडामेंटल राइट है हमारा, वो कहता है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। इस चीज़ को समझ लीजिएगा, यहीं पे याद कर लीजिएगा, है ना, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को और क्वेश्चन गलत करते हैं, पता होता है उनको फिर भी गलत कर देते हैं। उसके बाद 45 क्या कहता है, 0 से लेके 6 साल के बच्चों तक की बात करता है। और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, है ना, 51A के अंदर जो दे रखी है, इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसके अंदर क्लॉज K के अंदर बात की गई है 6 से लेके 14 ईयर्स के बच्चों की। समझ आया, है ना। यहाँ पे 21A में बात की गई 6 से लेके 14 साल के बच्चे, 45 में 0 से लेके 6 ईयर्स के बच्चे, और 51A के मतलब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के क्लॉज K में 6 से लेके 14 साल के बच्चों की बात की गई है। बस इतनी बात समझ लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा पेपर के अंदर, ठीक है। हमें पेपर का ही उद्धार करना है, PhD नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिएगा इसको, मैं PDF में मार्क कर देना चाहिए था मुझे, कोई ना। उसके बाद 46 में प्रमोशन ऑफ, ठीक है, ये वाला भी पढ़ लीजिएगा। ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, देख लीजिएगा इसको भी। एक सेकेंड गलती हो गई, हाँ इस वाले को पढ़ लीजिएगा। उसका प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर घोल के पी लीजिए, ठीक। 48 का ये। उसका प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, ये थोड़ा ऐसा ही, ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाला 49 आर्टिकल, ये थोड़ा सा रिलेट करता है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बाद, जो इसके बाद लेक्चर आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, तो वहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज करने के पूछने का ट्राई करता है वो, इसलिए इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ट्रिक भी बता दूंगा आपको, है ना। उसके बाद सेपरेशन ऑफ जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव, ये भी, और ये तो ये प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो प्रमोशन करना देश को किसका, इंटरनेशनल पीस, यानी कि जो हमारे वैश्विक शांति है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और सिक्योरिटी। देखिए मैंने आपको ये मार्क कराया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बकाया वाली चीज़ों का आइडिया ले लीजिएगा। और ये आपका चैप्टर हो गया ख़त्म, और मैंने बहुत अच्छे से इसको कवर कर दिया है। मेरे हिसाब से इसके बाहर तो नहीं ले जाना चाहिए कुछ भी यूपीएससी को, और ले जाए तो फिर आप जानते ही हैं, फिर वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब तो कहीं मार रहे होंगे। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, वहाँ जाके आप टेलीग्राम से इस PDF को निकाल सकते हैं। और तब तक के लिए गुड बाय।